बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 21 अक्टूबर 2023। पूरी वीक के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है उसका एक ओवरव्यू हमने कहा कि ले लिया जाए। और जो डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई है या पाकिस्तान के रीजनल मार्केट्स के अंदर हुई है या करेंसी के अंदर हुई है, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान के अंदर आता है उसका इम्पैक्ट। और दुनिया भर में जो भी कुछ हो रहा है, स्पेशली जो फ़लस्तीन और इसराइल की जंग के बाद, वो बहुत मेजर डेवलपमेंट है और उसका इम्पैक्ट अभी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर 1-2 महीने के अंदर हमें मेजर नज़र आएगा। तो इस हवाले से हमने सोचा कि कुछ ऐसे 8-10 पॉइंट्स हैं जो इस हफ्ते के अंदर डेवलपमेंट हुई है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक, उसका एक ओवरव्यू बना के जो है वो पेश किया जाए। और उससे अंदाज़ा हो जाएगा सुनने वालों को, अगर ये पूरी वीडियो देखते हैं या समझते हैं वो, कि किस तरह से डेवलपमेंट हुई है और क्या इम्पैक्ट है उसका और आने वाले वक्त में क्या होगा उसके अंदर। तो हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं करेंसी। पाकिस्तानी रुपया जो है इस हफ्ते के अंदर उसने इतनी खातिर खा को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई नहीं। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि मज़ीद जो है वो पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन इस हफ्ते के अंदर एक 330 मिलियन डॉलर की एक पेमेंट थी, जिसकी वजह से जो है वो हमने देखा कि एक दिन के अंदर जो हमारा रुपया है डॉलर के मुकाबले में वो 3.5 रुपये डाउन वैल्यू हो। उसके बाद फिर अगले दिन थोड़ा सा रिबाउंड आया उसके अंदर। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो पूरे वीक के अंदर मंडे टू फ्राइडे हमने देखा है कि 0.42% का सिर्फ एप्रिसिएशन आया है हमारे रुपये के अंदर, और वो 1 रुपये कोई 20 पैसे 25 पैसे का उसके अंदर इजाफा हुआ है। तो मोर और लॉस देखा जाए तो डॉलर और रुपया जो है वो उसी लेवल पे खड़ा हुआ है जिस लेवल पे पिछले से पिछले वीक के अंदर था। और ऐसा जब हमने को खातिर खा इसके अंदर देखा नहीं परफॉर्मेंस। एक चीज़ इसमें बड़े मायने खेज़ है और जो कुछ समझना चाहिए, डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो इस चीज़ को देख रही होगी, लेकिन मैं इन्वेस्टर्स के लिए और बाकी लोगों के लिए इस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि इसी चीज़ से एक चीज़ जुड़ी हुई है हमारे यहाँ, रेमिटेंसेस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के पास इस वक्त जो रिज़र्व्स हैं उसकी पोजीशन भी एक अलग चीज़ है। लेकिन पाकिस्तानी सेंट्रल बैंक के पास इस वक्त जो डॉलर्स हैं मौजूद हैं, उसके अंदर तो हम देखते हैं कि इजाफा होता है। इस हफ्ते के अंदर भी हमने देखा कि 121 मिलियन डॉलर का उसके अंदर इजाफा हुआ। लेकिन एक बात बड़ी सरप्राइजिंग है, शॉकिंग है, और मैं समझता हूँ कि एक बड़ी फैक्टर भी है हम सब के लिए और पाकिस्तान के लिए, कि जो कमर्शियल बैंक के पास जो पाकिस्तानी डॉलर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के डॉलर्स हैं उसके अंदर कमी आ रही है। इससे पिछले हफ्ते देखा था हमने, उसमें 35 मिलियन डॉलर की कमी आई थी। इस हफ्ते हमने देखा है कि उसके अंदर की भी 25 मिलियन डॉलर की कमी आई है। तो उसकी वजह को जानना ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपके पास 12.9 बिलियन डॉलर इस वक्त मौजूद हैं और उसमें जो है वो 50% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हैं, 50% ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तो जो रिज़र्व्स हैं वो अप डाउन करते रहते हैं, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के रिज़र्व्स मैंने कभी देखा नहीं, इतना का विटनेस नहीं किया कि इतना वीकली हिसाब से वो डाउन हो रहे हों। तो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को। अब वो डॉलर्स निकल के प्रॉपर्टी मार्केट में जा रहे हैं, शेयर मार्केट में जा रहे हैं, किसी और जगह जा रहे हैं, तो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। लेकिन अगर वो डॉलर निकल के वापस जा रहे हैं या वो कंसर्न्स हैं जिनके वो डॉलर्स हैं उनके, तो उसको हमें एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि एक तरफ तो हम डोनर्स के पास जाते हैं और करेंसी जमा करने के लिए और पैसे डॉलर्स लेने के लिए कोशिशें करते हैं, लेकिन जो मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डॉलर, उनको रोकने की ज़रूरत है, उनको कन्वेंस करने की ज़रूरत है और उनको समझाने की ज़रूरत है कि किस तरह से करना है और पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। तो सेकेंडली हम ले लेते हैं डॉलर्स के बाद और करेंसी के बाद हम ले लेते हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस। क्रूड ऑयल के अंदर भी हमने देखा है कि बैट लग रही है पूरी दुनिया की भी और पाकिस्तान की भी, कि बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही थी। 10% क्रूड ऑयल प्राइसेस डाउन हो गए, 82 बैरल पर डॉलर पे आ गए थे। लेकिन जैसे ही ये वॉर शुरू हुई है इसराइल की और फ़लस्तीन की, उसके बाद हमने देखा है कि उसके अंदर इजाफा आना शुरू हुआ ग्रेजुअली। अब उसके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, क्योंकि आपने देखा है कि जब सिटी ग्रुप की रिपोर्ट आई थी उसके एक दिन के बाद ही 9 अक्टूबर को ये वॉर शुरू हो गई थी और उस वक्त जो क्रूड है वो 82 डॉलर के ऊपर आ गया था। तो दुनिया में आपको पता है कि जो जंग है वो बेसिकली है तो ऑयल की। और क्योंकि बहुत ज़्यादा दुनिया, आप समझ लें कि जितनी भी दुनिया में काम इस वक्त ट्रेड हो रही है या जो डेवलपमेंट है वो ऑयल से रिलेटेड है। अब ऑयल आपने देखा है कि अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए पिछले 100 साल की, तो जब जब आपका ऑयल नीचे आया है, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल हो या ब्रांड हो आपका, स्पेशली क्रूड ऑयल की हम बात करते हैं, तो जब जब कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट दुनिया के अंदर हुई है, 2015-16 के अंदर भी हमने देखा था कि 45 डॉलर पर बैरल के ऊपर था। उसके बाद फिर डेवलपमेंट होना शुरू हुई, फिर जंगें होना शुरू हो गई। अब हमने देखा है कि जैसे ही ये क्रूड 10% डाउन हो गई, 82 डॉलर पर बैरल के ऊपर आया, दोबारा से फ़लस्तीन और इसराइल की जंग का आगाज़ हो गया और यहाँ से वो क्रूड ऑयल उठ के 91 डॉलर पर बैरल के ऊपर आ गया।
तो ये भी एक कंसर्न है, ये भी एक सोचने की ज़रूरत है, ये भी एक सोचने वाली बात है कि दुनिया में जब भी क्रूड ऑयल शार्पली डिक्लाइन होगा, तो आप समझ लीजिए कि कोई मेजर डेवलपमेंट है या कोई मेजर ऐसी न्यूज़ आने वाली है दुनिया के अंदर, जो दुनिया को वो सरप्राइज़ करेगी। और उससे जो बेनिफिट होगा वो ड्रिलिंग कंपनीज़ या ड्रिलिंग जो कंट्रीज़ हैं, उनको उससे फ़ायदा होगा। क्योंकि कार्टेल तो बना हुआ है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि जब वो क्रूड ऑयल को देखते हैं कि नीचे आ रहा है, दुनिया में सबसे सस्ता इस वक्त जो ड्रिलिंग है क्रूड ऑयल की, वो सऊदी अरब करता है। वो $10 पर बैरल के ऊपर होती है। सबसे महंगी ड्रिलिंग अमेरिका की है, वो $45 पर बैरल के ऊपर है। लास्ट टाइम भी आपने देखा था 2015-16 के अंदर, जब क्रूड ऑयल $45 पर बैरल पे आया था, उससे वो नीचे नहीं आ सका। उसके बाद फौरी तौर पे उसने वो एक एक शार्पली इंक्रीज़ लिया, और वो फिर $110-115 पर बैरल तक चला गया था। तो $50 तक तो अगर क्रूड आता है तो समझ में आती है बात, उससे नीचे आता है तो वो एक रिस्क फैक्टर है और एक बड़ी साइन है। लेकिन यहाँ तो ऐसा हुआ कि जैसे $92 से $82 के ऊपर हुआ, और हमने इस जंग का आगाज़ देख लिया। और अगर ये खुदा न खास्ता ये जंग नहीं रुकी और ये मामला सही नहीं हुए, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर ये दोबारा से उसको उसी जगह पे लेके जाएंगे, $110-115 पर बैरल के ऊपर, जहाँ आज से 2-3 साल पहले था। तो इसका इसका फ़र्क पड़ता है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है जितनी भी आपकी दुनिया के अंदर जंग हो रही है या डेवलपमेंट हो रही है, उससे क्या ताल्लुक़ है। तो ये एक फैक्टर है। अदरवाइज़ अगर ये जंग वाला फैक्टर निकाल दिया जाए, यूक्रेन का है मामला या उसका फ़लस्तीन का, इसराइल का मामला है, तो मैं समझता हूँ कि क्रूड ऑयल और दुनिया में जिस तरह से क्रूड ऑयल की डिमांड के अंदर कहीं भी इस वक्त जो है वो कमी आ रही है, क्योंकि कंजम्पशन भी डेफिनेटली कम है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गई है, महंगाई जब बढ़ेगी तो ज़ाहिर बात है पेट्रोल इस्तेमाल तो नहीं करते। एक हमारा पाकिस्तान है जिसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को, ₹330 का पेट्रोल हो या वो ₹200 का पेट्रोल हो, उनकी ज़िंदगी वैसे ही नॉर्मल लेवल पे गुजरती है। लेकिन अगर यूरोप अमेरिका में आप जाएँ, तो अगर आप 0.25 सेंट्स भी वहाँ पे किसी में इंक्रीज़ करते हैं, भले वो इंटरेस्ट रेट के अंदर हो या पेट्रोल के प्राइसेस में हो, तो वो अपनी ज़िंदगी में फ़र्क लाते हैं। और वो ज़िंदगी में फ़र्क ला के हुकूमत को बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी में फ़र्क आपकी वजह से पड़ा हुआ है। जिस तरह से आपने देखा कि इस वक्त यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं बाइडेन, उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अमेरिका के अंदर पिछले 50 साल में कभी भी इतना नहीं रहा, महंगाई कभी भी इतनी नहीं रही। तो डेफ़िनेटली उसका इफ़ेक्ट आता है कि उनका जो ग्राफ है इस वक्त वो 48% पे है, और बाकी 52% पे जो है वो ट्रम्प का ग्राफ चला गया है। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ ये और कुछ नहीं है। उनका किसी चीज़ से, पॉलिटिकल चीज़ों से लेना-देना नहीं है। वो सिर्फ़ ये देखते हैं कि आवाम को वहाँ पे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आवाम को फ़ायदा नहीं हो रहा हुकूमत से, तो वो उनके उनके अगेंस्ट वोट करते हैं। अगर उनको उससे फ़ायदा हो रहा है तो उनकी फ़ेवर के अंदर वोट करते हैं। हमारे यहाँ के इश्यूज़ वहाँ पे इस तरह के नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई फ़र्क ऐसा पड़ता नहीं है। लेकिन दुनिया के अंदर इससे फ़र्क पड़ रहा है, ऑयल की कंज़म्पशन में फ़र्क पड़ रहा है, ऑयल की डिमांड के अंदर फ़र्क पड़ रहा है, इन्फ्लेशन की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये वॉर का फैक्टर निकाल दिया जाता, तो इस वक़्त जो आपके क्रूड ऑयल के प्राइसेज़ हैं वो 72 से $75 पर बैरल के ऊपर होते। लेकिन बहरहाल ये एक फैक्टर है, इसको हम मद्देनज़र रखेंगे और आगे भी बात करेंगे दोबारा से। इसी जग का एक इम्पैक्ट आया है आपका गोल्ड प्राइसेस के ऊपर। गोल्ड प्राइसेस शार्पली डिक्लाइन हो रही थी। पाकिस्तान में भी आपने देखा 2,40,000 रुपये तोला से जो है वो 1,99,000 रुपये के ऊपर आ गए थे। तकरीबन 41,000 रुपये का जो है वो पर तोला के अंदर डिफरेंस पड़ गया था। लेकिन इंटरनेशनली मार्केट के अंदर दोबारा से अप्रिसिएशन आना शुरू हो गई गोल्ड प्राइसेस के अंदर। और इस वक्त जो गोल्ड प्राइसेस जो क्लोज़ हुई हैं फ्राइडे को, वो $1,999 पर आउंस के हिसाब से हुई हैं। पाकिस्तान के अंदर भी उसका इजाफा आया है, और पाकिस्तान के अंदर जो क्लोजिंग हुई है वो 2,08,500 रुपये पर तोला हुई है। इस हफ्ते के अंदर देखा जाए तो तकरीबन 6,000 रुपये का पर तोला के अंदर इजाफा आया है पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट के अंदर। तो जो इम्पैक्ट है जंग का, वो बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आता इस तरह से, लेकिन वो कमोडिटी प्राइस में तो आपको नज़र आता है। अगर ये जंग नहीं होती है तो गोल्ड प्राइस जिस तरह से शार्पली डिक्लाइन कर रहे थे, इसी एक हफ्ते के अंदर आप देखें कितना ज़्यादा इजाफा है इंटरनेशनली गोल्ड के अंदर। इसी तरह से आप देखें तो इंटरनेशनली आप देखें तो जो क्रूड ऑयल है उसके अंदर भी कितना इजाफा है। अगर इस फैक्टर को आप निकाल दिया जाए, दुनिया को नॉर्मल कर दिया जाए, और नॉर्मल हालात में दुनिया का सर्वाइवल हो रहा हो, वैसे तो ये बड़ी बड़ी बात सरप्राइजिंग और शॉकिंग है मेरे लिए भी कि 2023 का साल है और दुनिया इतनी जदीद हो गई है, और इतना एडवांस टेक्नोलॉजी। हम समझते थे कि जो अगली अगली जंग होगी वो खाली इकॉनमी की होगी, और अब जो है वो सिपाहियों की जंग या कोई असले की जंग नहीं हुआ करेगी। लेकिन हम आज भी वही जो है वो 300 साल पुरानी दाई के अंदर खड़े हुए हैं। बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत एडवांस हो गए हैं, बहुत लिटरेट हो गए हैं, बहुत क्वालिफाइड हो गए हैं, बहुत डिग्रीज़ हो गई हैं दुनिया के अंदर, और दुनिया बहुत चेंज हो गई है बज़ाहिर दुनिया को बताने के लिए, दिखाने के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो हम वहीं 200-300 साल पुरानी हालात में खड़े हुए हैं।
कि आज भी ज़रा सी बात के ऊपर और एक एक खत्ते के पे कब्ज़ा करने के लिए आपने जो है वो किसी चीज़ का आसरा नहीं किया और इतनी बड़ी जंग का ऐलान कर दिया। उससे इफ़ेक्ट कितना ज़्यादा आएगा, इसराइल के अपने अंदर कितना इफ़ेक्ट आएगा, उसके अंदर अमेरिका भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर बाकी दुनिया के काफ़ी हद तक लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन जिस तरह का अंदाज़ा किया जा रहा था कि पूरी दुनिया एक होके इसमें आके साथ खड़ी होगी, लेकिन उससे अंदाज़ा ये एक बात और भी नज़र आ गई कि दुनिया अपने-अपने मफ़ादात को देख रही है। चाइना अपने मफ़ाद को देख रहा है, पाकिस्तान अपने, हिंदुस्तान अपने, अफ़गानिस्तान अपने, कतर अपने, सऊदी अरब अपने और दुबई अपने। बज़ाहिर आपको बयान देने की हद तक तो वो सपोर्ट करते हैं, साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुस्लिम कंट्री है, सबने साथ देना होगा। लेकिन बज़ाहिर कोई फ़िज़िकली उसमें अपना पार्टिसिपेट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि दुनिया की इकॉनमी के डायनामिक्स इतने बदल गए हैं कि आप ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। दुनिया में जितने भी मुल्क हैं बज़ाहिर आप इवन के बहुत एडवांस, आप दुबई को भी ले लें, आपके पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं है कि आने वाले 100 साल आप उसको चला सकेंगे दुबई को। आपको ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के स्टेप लेना होगा। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव स्टांस भी नज़र आया हमें, लेकिन लोगों को ये भी समझना चाहिए कि ये आपकी बेसिकली जंग नहीं है, ये फ़लस्तीन की इसराइल की जंग है। फ़लस्तीन ज़ाहिर बात है हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, हम उनके साथ दिलो जान से खड़े हुए हैं, उनके लिए हम जो कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में करेंगे। लेकिन जंग बज़ाहिर उन्होंने खुद लड़नी है और उन्होंने खुद उसका मुकाबला करना है, और उनको खुद बेहतर पता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारे लिए तो आपने देखा है कि अभी अफ़गानिस्तान के साथ जो मामला थे, $2 ट्रिलियन का नुकसान किया अमेरिका ने। उसके बावजूद भी आपने देखा कि 20 साल 2001 में जो जंग शुरू हुई थी वो 2021 के अंदर ख़त्म हो गई, और $2 ट्रिलियन यानी कि 200 अरब डॉलर का नुकसान करने के बाद और 6000 सिपाहियों की कुर्बानी देने के बाद अमेरिका वहाँ से नाकाम होकर वापस चला गया। तो उससे बज़ाहिर नज़र तो 100% ये आता है कि फ़लस्तीन के साथ इसराइल की जंग में कभी भी कामयाबी इसराइल की नहीं होगी। इसराइल अपनी कितनी ताकत लगा ले, इसराइल $25 बिलियन खर्च करता है अपने डिफेंस के ऊपर, $3.3 बिलियन उसको हर साल अमेरिका दे रहा है। उसके बावजूद भी आप देखिए ताकत से जो भी जंग लड़ी जाती है और एक खित्ते पे कब्ज़ा करने के लिए जंग लड़ी जाती है, तो वहाँ के जो रिहायशी होते हैं वो अपनी बका की जंग लड़ते हैं। उनसे जंग लड़ना, उनसे जंग जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है। ये बात अफ़गानिस्तान से भी समझ में दुनिया को अगर नहीं आई, तो फिर वो ये गलती करने के लिए इसराइल दोबारा से जा रहा है जो उसने अभी फ़लस्तीन के ऊपर की है, कि जानों का ज़िया होगा, सिपाहियों की कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी आपको, करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान होगा आपको। एंड में आके आपका अपने मुल्क के लोग जो इसराइल के अपने लोग हैं वो खुद आप पे तनकीद करेंगे कि आने वाले फ्यूचर और आने वाले वक्त का जो सारा पैसा था वो आपने इस जंग के अंदर बर्बाद कर दिया। तो लोगों को ये बात समझने की और ये इस पे अमल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आ जाते हैं हम दूसरी बात के ऊपर, करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर। करंट अकाउंट डेफिसिट डेफिनेटली इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जो डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं या जो जो एक आम तबका होता है। लेकिन एज ए इकोनॉमिस्ट मेरा बताना फ़र्ज़ है, जो लोग समझते हैं या जिन चीज़ को उससे अफाका होता है या फ़ायदा होता है, जो आने वाले वक्त के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ को बनाना चाहते हैं, एक बहुत इम्प्रूवमेंट साइन है और बहुत बहुत पॉजिटिव साइन है। तकरीबन हमारे पास जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इस वक्त सितंबर 2023 के अंदर वो $8 मिलियन का सिर्फ रह गया है अभी, जबकि सितंबर 2022 के अंदर वो $360 मिलियन का था। जुलाई से सितंबर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर अगर हम देखें फिस्कल ईयर 2024 के अंदर, तो दो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा इस वक्त सिर्फ और सिर्फ $947 मिलियन का है। जबकि इसी टेन्योर के अंदर पिछले साल हम 2022 में देखें जुलाई टू सितंबर, वो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा $2.2 बिलियन का था। यानी कि $1.25 बिलियन का हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर हमें फ़ायदा हुआ। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर हैं, उसमें हम किसी को और वक्त बात कर लेंगे। मेन फैक्टर तो यही है कि आपने अपनी इंपोर्ट बंद कर दी है, तो ज़ाहिर बात है इतना ज़्यादा कोई मेजर इम्पैक्ट आ नहीं रहा इसके अंदर। लेकिन बज़ाहिर जो भी किया हमने, हमारे पास ये जो बचत हुई है हमारे पास $1.25 बिलियन की, अगर वो नहीं होती और हम वैसे ही नॉर्मल चलने देते और कोई स्टेप नहीं उठाते हम खातर खाए पिछले 3 महीने के अंदर, तो आज करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा 2.2 या $2.5 बिलियन का होता है और हमारे पास $1.25 बिलियन हमारे रिजर्व से और निकल जाते हैं। हमारे रिजर्व 13 बिलियन की जगह $12 बिलियन होते हैं। बट कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ हो रही है वो थोड़ी बेहतर है, पहले से बेहतर है। बेहतर तो नहीं है खैर, करंट अकाउंट डेफिसिट तो होना नहीं चाहिए और सरप्लस होना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो अभी है फ़िलहाल। लेकिन अभी कम से कम सिर्फ $8 मिलियन का इस सितंबर के अंदर आया है, और हमें जो फ़ायदा हुआ है इस 3 महीने के अंदर वो $1.25 बिलियन का हुआ है। चौथी खबर इतनी अच्छी खबर नहीं है, स्पेशली जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है।
पाक सुजुकी मोटर्स ने बहुत मेजर लॉसेस किए हैं 2019 के अंदर, 2020 में और 2022 के अंदर, और इस थर्ड क्वार्टर के अंदर भी बहुत मेजर लॉसेस दिखाए हैं पाक सुजुकी ने। जो शेयर प्राइजेज है पाक सुजुकी के, वो अपने एवर लोएस्ट लेवल पे इस वक्त खड़े हुए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, और वो डीलिस्टिंग करने जा रहे हैं और स्टॉक एक्सचेंज से अपनी कंपनी को, पाक सुजुकी। और आने वाले वक्त में लगता है कि वो कंपनी चलाने की भी मूड में नहीं है और ना ही काम को आगे चलाने के मूड में। बहुत नेगेटिव खबर इसलिए ये नहीं कि हमारे पास गाड़ियों की कमी है या हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। गाड़ियों के लिए हमारे पास हज़ारों ऑप्शन है, इम्पोर्टेड भी और लोकल भी। बट वही बात जो मैंने उस दिन कही थी, जैसे पाँच मनी एक्सचेंजर्स बी कैटेगरी के बंद किए थे, तो मैंने कहा था देखिए कंपनियाँ आती हैं, कंपनियाँ जाती हैं, वो कोई और काम शुरू कर देंगे। जो मालिक होते हैं या जो हायर मैनेजमेंट होती है, उन्होंने बहुत कमा लिया होता है 20-30 सालों के अंदर, उनकी लाइफ सेट हो जाती है, वो कोई और काम कर सकते हैं, उसके साथ साथ भी उनके कुछ काम चल रहे होते हैं। बट द सरप्राइजिंग फैक्टर ये है, और जो कि एक शॉकिंग भी है और दिल दुखाने वाला भी है, वो ये कि जो हज़ारों लाखों एम्प्लॉइज़ होते हैं उनके लिए एक बड़ी फैक्टर होता है। अब डीलिस्टिंग की खबर जब एम्प्लॉइज़ को पहुंची होगी तो डेफिनेटली उनको अंदाज़ा हुआ होगा कि कंपनी क्या करना चाह रही है या कंपनी किस तरफ जा रही है। एम्प्लॉयमेंट के आपको हालात पता है कि 25 लाख बच्चा हर साल पाकिस्तान में डिग्री लेके निकल रहा है, लेकिन उसके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये एक बड़ी फैक्टर है। एक खबर, दूसरी खबर ये है कि मैपल लीफ सीमेंट ने 9.32% यानी कि 100 मिलियन शेयर्स की बाईबैक की है मार्केट से। और बाईबैक करने की आपको पता है कि वजह क्या होती है? जब कंपनी परफॉर्म कर रही होती है और उसके रिटर्न अच्छे आ रहे होते हैं, तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलेटर का काम मेरा ख्याल है ये है नहीं। किताबों में तो लिखा हुआ है लेकिन रेगुलेटर का काम है नहीं कि आप 50 साल पहले एक कंपनी को लिस्ट करें, उस कंपनी को स्टॉक मार्केट में ला के लोगों से पैसा लें, लोगों को इतना खातिर खा कोई डिविडेंड ना दें, कोई बोनस ना दें, जो कमाएं वो अपनी रिजर्व्स में रखें 80%, कुछ लॉलीपॉप के तौर पे इन्वेस्टर्स को वो डिविडेंड और बोनस की सूरत में वो पैसे फ्लोट कर दें। फिर शेयर प्राइस बढ़ के जब वो 800,000% वो प्राइसेस बढ़ जाएं और आपको लगे कि कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, जैसे भी सीमेंट सेक्टर ने परफॉर्म किया है पिछले 2-3 सालों के अंदर, ग्रोथ हुई है, एक्सपोर्ट्स हुई हैं, चीज़ें हुई हैं, तो आपको लगे कि ये डिविडेंड, ये प्रॉफिट मैं क्यों अपने शेयर होल्डर को या लोगों को दूँ, तो कंपनी एक नोटिस इशू करे और 9.32% शेयर जो कि उसने ऑलरेडी ले चुका होता है, उसके बाद वो आता है। हालांकि दुनिया में ऐसा होता है, पहले नोटिस आता है, उसके बाद वो शेयर लेना शुरू करते हैं। हमारी ये है कि जब वो शेयर 9.32% अगर लिए, जब जब वो शेयर 9% ले चुके होते हैं मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर, तो वो आखिर के जो 3.32% रह जाते हैं, उस वक्त वो नोटिस फ्लोट हो जाता है, उसमें 2 अपर कैप लगते हैं, उसके बाद उसका काम ख़त्म हो जाता है। तो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो, वो रिटर्न्स अच्छे दे रही हो, उसने प्रॉफिट बहुत कमाया हो, तो हक बनता है शेयर होल्डर का जिन्होंने 20-30 साल उस कंपनी का साथ दिया, उस कंपनी को अपने पैरों पे खड़ा किया। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है कि वो बाय बैक कर लेते हैं शेयर्स को, फिर उसको आगे डीलिस्ट कर देते हैं, फिर उसको आगे ख़त्म कर देते हैं कंपनी को, और फिर उससे कमाना शुरू कर देते हैं। तो ये कब तक चलता रहेगा पाकिस्तान के अंदर, ये मुझे पता नहीं, इसका अंदाज़ा नहीं मुझे। लेकिन ऐसा एज अ रेगुलेटर वाइज ऐसा होना नहीं चाहिए। दे आर बाउंड टू नॉट टू डीलिस्ट द कंपनी फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स। क्यों? कि अगर आप लिस्ट करने आ रहे हैं और आप ये करना चाहते हैं और आपने इस तरह से किया है, और आपको ये बाउंड भी होना चाहिए कि आप अपनी अर्निंग का 50% बोनस या डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर्स को देंगे। अब उसकी और मज़ीद कैटेगरी में हम जाते हैं तो हमें ये भी नहीं पता कि शेयर होल्डर्स जो हैं वो उनके अपने घर वाले होते हैं या अपने लोग होते हैं, अपने एम्प्लॉइज़ होते हैं या वो खुद होते हैं, या बाहर शेयर दिए हुए होते हैं उन्होंने। वो भी एक अलग साइंस है, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। बहरहाल अब ये खबर मैपल लीफ की थी जो मैंने आपको बता दी। दूसरा, ऑटो असेंबलर्स जो हैं उन्होंने कुछ टाइम के लिए अपने प्लांट्स को और ऑपरेशन को बंद करने के लिए एक नोटिस जारी किया है। टोयोटा जो है वो 17 अक्टूबर से 17 नवंबर 1 महीने के लिए अपने ऑपरेशंस को रोक रहे हैं। होंडा जो है वो 24 से लेके 31 अक्टूबर तक, और पाक सुजुकी 25 से लेके 27 अक्टूबर तक 3 दिन के लिए। लेकिन पाक सुजुकी का तो मैंने बताया कि वो तो रिलीज़ करने जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल उसमें टाइम लगेगा 6 महीने साल का, लेकिन उसके बावजूद भी वो फ़िलहाल अभी 3 दिन के लिए अपने ऑपरेशंस को बंद कर रहे हैं। उसकी मेन वजह जो नज़र आई, वो मेन वजह ये है कि वो जो एलसीज़ हैं वो उनकी टाइमली रिटायर्ड नहीं हो रही हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, जिसकी वजह से वो जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर उनको प्रॉब्लम आ रही हैं। तो फॉर द टाइम बिंग उन्होंने अपनी इन तमाम चीज़ों को रोका है। अब आ जाते हैं हम छठी खबर के ऊपर। वो खबर ये गैस प्राइसेस की खबर है। गैस प्राइसेस जो है वो 100% बढ़ने जा रही हैं, और मुझे लगता ये है कि नवंबर के महीने में जो दिसंबर में बिल आएगा आपका, वो 100% बढ़ के आएगा। जिसका 300 का बिल है वो 600 का आएगा, जिसका 600 का है वो 1200 का। जिस फैक्ट्री का 2 लाख का बिल है गैस का और वो गैस पे अपने प्लांट को चला रहा है, तो उसका डेफिनेटली 4 लाख रुपये आएगा।
अब इसमें क्या कैटेगराइजेशन होगी, क्या परसेंटेज होगी कमर्शियल की, रेजिडेंशियल की, वो देखना होगा। सर्कुलर डेट जो है वो गैस सेक्टर का 2700 अरब रुपए का हो गया है, जो कि एक बहुत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है। लेकिन ये ख़तरनाक बात आवाम ने तो की नहीं है। आवाम में तो जिसने जिसने आज मैं दे रहा हूँ गैस के प्राइसेस का बिल, गैस का बिल दे रहा हूँ तो मैं दे रहा हूँ। अगर वो अपनी रिकवरी को ठीक कर लेते कराची इलेक्ट्रिक की तरह या वापडा की तरह, तो वो भी 100% रिकवरी कर रहे होते। तो उनका जो अपना सिस्टम है रिकवरी का, वही ठीक नहीं है, उसकी वजह से प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा। अब वो मौरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि जी 2700 अरब रुपये का सर्कुलर डेट है, तो वो नुकसान उन्होंने अपना खुद किया है, इसके ज़िम्मेदार जो है वो खुद हैं। और आने वाले वक्त के अंदर अगर इसको गैस के प्राइसेस को आप 100% बढ़ा देंगे तो उससे आपका सर्कुलर डेट जो है वो कंट्रोल में नहीं आएगा। आपको अपना रिकवरी का मैकेनिज़्म सही करना होगा। अगर आप खुद सही नहीं कर सकते, आप इस काबिल नहीं हैं, इस अहल नहीं हैं आप, तो आप किसी प्राइवेट कंपनी को हायर कर लीजिए। प्राइवेट कंपनी जो जिस तरह कराची इलेक्ट्रिक का भी रिकवरी करके दे रही है, आपको गैस की रिकवरी भी कर देगी। 100% अगर गैस की रिकवरी होती है तो 300, 250, 200 रुपये का एक एवरेज घर का 400-500 रुपये का बिल होता है। मैं लेस देन 500 ही होता है, तो किसको देने में कोई इशू नहीं है। जब लोग यहाँ पे 10,000 का बिल 50,000 का करके दे रहे हैं कराची इलेक्ट्रिक का बिल या वापडा का बिल, तो वो 500 रुपये का गैस का बिल दे सकते हैं। लेकिन गैस के बिल की आपकी रिकवरी नहीं है। रिकवरी नहीं है तो ज़ाहिर बात है लायबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं आपकी, वो सर्कुलर डेट की सूरत के अंदर आ गई हैं आपकी। वो कंपनीज़ नहीं दे रही हैं आपको, दूसरे सेक्टर्स नहीं दे रहे आपको, या कंज्यूमर नहीं दे रहा आपको। बॉटम लाइन ये है कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ रिकवरी जो टीम है उसकी नाअहली है, उसकी वजह से ये तमाम इश्यूज़ हो रहे हैं। और जिसकी वजह से हमें आवाम को ये नज़र आएगा कि आने वाले वक्त के अंदर आपको 2700 अरब रुपए की रिकवरी के लिए, सर्कुलर डेट को कम करने के लिए गैस के प्राइसेस 100% बढ़ाए जाएंगे। दोबारा से हम आ जाते हैं रिजर्व्स की तरफ से। 12.9 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं, और इसमें 77.7 बिलियन डॉलर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, जिसमें 67 मिलियन डॉलर का इस हफ्ते के अंदर इजाफा हुआ है। और जो बैंक्स के पास रिजर्व्स हैं हमारे पास 5.2 बिलियन डॉलर, उसमें 185 मिलियन डॉलर की कमी आई है इस हफ्ते के अंदर। द टोटल रिजर्व्स हेल्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग स्टेट बैंक एंड कमर्शियल बैंक आर 12.9 बिलियन डॉलर्स ओनली। और उसके अंदर अगर क्यूमुलेटिवली आप देखें कि कितनी आई गिरावट, 117 मिलियन डॉलर की इसमें इस हफ्ते के अंदर कमी आई है। अब अगर मुल्क के पास 12.9 बिलियन डॉलर हैं और दुनिया के अंदर जंग चल रही है दो जगह के ऊपर, यूक्रेन वाली जंग और इसराइल फ़लस्तीन वाली जंग, इंटरेस्ट रेट दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, और इसके अलावा महंगाई दुनिया भर के अंदर बढ़ रही है, अमेरिका समेत, लंदन समेत। स्टॉक मार्केट जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। अगर आप देखें डाउ जोन्स को देखें आप, या आप S&P को देखें, नैस्डैक को देखें, तो तकरीबन 2.5 से 3% की गिरावट इस हफ्ते के अंदर सब जगह पे आई है। इवन दो कि अगर आप सेंसेक्स को भी देखें तो उसके अंदर भी गिरावट आई है। हालांकि हिंदुस्तान इस जंग में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा हमें, ना अच्छों में ना बुरे में, लेकिन उसके बावजूद भी उसका इम्पैक्ट उसके अंदर आया है। तकरीबन 1500 पॉइंट का शेड इस हफ्ते के अंदर सेंसेक्स ने लिया है और उसमें गिरावट नज़र आई है। एक वाहिद पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक मार्केट है जिसके अंदर हमने देखा है कि 2.5% का इजाफा हुआ है, और मार्केट जो है वो 50,750 पॉइंट के ऊपर क्लोज हुई है। अब उसमें बज़ाहिर टेक्निकली, फंडामेंटली, 20 साल का मेरा तजुर्बे से आपको बता रहा हूँ, कोई फैक्टर नज़र नहीं आ रहा। सच्ची बात यही है। हालांकि मैं आपको पता है कि बड़ा पॉजिटिव हूँ और हमेशा जो है वो ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ, पाकिस्तान के हवाले से भी और बाकी हालात के हवाले से भी। लेकिन जान जो है वो खुदा को देनी है डेफिनेटली, तो बात सही करनी चाहिए। सही बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें टेक्निकली, हम ये कहते हैं कि हमारी जो है वो 325 बिलियन डॉलर की हमारी अगर GDP है, तो वो ग्रॉस है बेसिकली। अगर उसमें से आप जो है वो 175 बिलियन डॉलर निकाल दें, तो आपको खुद नज़र आ जाएगा कि हमारी जो GDP की इसकी जो वैल्यू है वो उस वक्त क्या है। पूरा मुल्क तकरीबन गिरवी है और वो हमने रखे है, उसके ऊपर हमने वो 175 बिलियन डॉलर लिए हुए हैं। इसके अलावा रिजर्व्स हमारे पास 12.9 बिलियन डॉलर हैं। हकीकत हम देखा जाए तो स्टेट बैंक के पास जो 7.7 बिलियन डॉलर हैं वो हमारे अपने हैं, जो कि हमें वो लैंडर्स ने दिए हैं, और वो उधार के पैसे हैं, उस पर हम हर साल सूद देते हैं, लेकिन वो हमारे हैं, हुकूमत पाकिस्तान के। जो 5.2 बिलियन डॉलर हैं प्राइवेट बैंक्स के पास, वो हमारे नहीं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अमानत है। वो जब चाहेंगे ले लेंगे और जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे उसका इस्तेमाल करेंगे। तो जिस मुल्क की GDP आपकी नज़र के अंदर 1,500 बिलियन डॉलर की हो, और इसके अलावा आपके पास 12.9 बिलियन डॉलर की रिजर्व्स हों,
दुनिया के अंदर दो जगह पे मेन जंग चल रही हो, क्रूड ऑयल प्राइसेस, गोल्ड प्राइसेस में इजाफा हो रहा हो बेतहाशा, आपके मुल्क का अपना इंटरेस्ट रेट 22% हो, आपके मुल्क की जो इन्फ्लेशन है वो 40% हो, अब उसके ऊपर अगर आप किसी ज़िद या किसी बहस में या किसी को खुश करने के लिए या कंपनसेशन के लिए या किसी की कोई ऐसी डेवलपमेंट हो रही है बाहर से पाकिस्तान के अंदर, उसके लिए अगर आप ये कर रहे हैं तो ठीक है, अब आप करते रहें, वो आपकी स्टॉक मार्केट है, वो आप 50,000 की जगह उसको 1 लाख कर दें। पर आपको भी ये बात पता है कि जो इन्वेस्टर 42,000 के ऊपर आउटफ्लो कर रहा था, इंटरनेशनल इन्वेस्टर, और आपका एफडीआई के अंदर जो है इस खातर का आपके इजाफा नज़र नहीं आ रहा था आपको, इसी तरीके से वो इन्वेस्टर 50,000 के ऊपर आके जो है वो आपके पास इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट से आके, बाहर से आके, जबकि दुनिया की अपनी मार्केटों के हालात ऐसे हैं कि उनके अपने पास पैसे नहीं हैं। तो ये सिस्टम को अब रुकना चाहिए, इस सिस्टम को अभी चेक करना चाहिए कि कब तक इस तरह से ये बेवकूफ़ बनाया जाएगा, किस तरह का तब तक ये बेवकूफ़ इस तरह से बेवकूफ़ बनते रहेंगे। टेक्निकली समझें बात को, 42,000 पे जो आउटफ्लो कर रहा था इंटरनेशनल इन्वेस्टर, वो 50,000 के ऊपर इनफ्लो कर रहा है, जबकि जहाँ से वो इनफ्लो कर रहा है उसके अपने पास उसकी अपनी मार्केट नहीं रुक रही, उसकी अपनी मार्केट जो है वो 33,000 के ऊपर खड़ी हुई है, 34,000 होती है 33,000 हो जाती है, 36,000 से वो 33,000 के ऊपर हो गई है। इंटरेस्ट रेट उसके मुल्क के अंदर 5% है, इंटरेस्ट रेट जो है वो 4.5% यूरोप साइड पे है, मतलब कायबुर मिला के अगर देखा जाए तो इस वक्त अमेरिका के अंदर 7.5% के ऊपर लैंडिंग हो रही है, 6.5% के ऊपर लंदन में लैंडिंग हो रही है इस वक्त। पेट्रोल के प्राइसेस वहाँ बढ़ गए, इन्फ्लेशन वहाँ बेतहाशा बढ़ गई है, तो उनके अपने पास अगर क्राइसिस हैं और आने वाले वक्त में लगता है कि मेजर क्लासेस डेवलप हो सकते हैं, वो क्यों किसी मुल्क में जाके जो है वो 0.001% की इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो टेक्निकली देखा जाए तो ग्राउंड रियलिटीज़ को अगर आप मजमुआ करें और उसको जमा करें और उसको समराइज़ करें, तो देयर इज़ नो लॉजिक बेसिकली, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को चलाना, ज़बरदस्ती उसको एक जगह पे लाके खड़ा कर देना और दिखाना कि जी थिंग्स आर मूविंग पॉजिटिवली, तो यू आर डेफिनेटली कंपनसेटिंग विद समवन, अदरवाइज यू हैव टू गो विद द फ्लो। फंडामेंटली देखें चीज़ें क्या कह रही हैं आपकी, माशी अशारी आपके क्या कह रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट है मुल्क की वो क्या कह रही है, जो मुल्क के पास रिजर्व्स की पोजीशन है वो क्या कह रही है, महंगाई की शरह क्या कह रही है, इंटरेस्ट रेट 22%, और गॉड सेक यार 22% इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप ये देखते हैं कि ये बात करते करते एक चीज़ और याद है मुझे, मनी मार्केट आप देख लीजिए, अभी टीवी के जो ऑप्शन हुए लोगों को बड़ा सुकून मिल रहा है कि जी 25 से 40 बेसिस पॉइंट का कट आया है। भाई ये कट आना था, 100% आना था। अब इससे आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट रिवर्स सिनेरियो पे जाएगा या रिवर्स होगा, उससे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। कैसे जाएगा और क्यों होगा? बैंक्स तो, प्राइवेट बैंक्स तो हाथ जोड़-जोड़ के और टाँगें पकड़ के पीछे भाग रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। वो ये कह रहे हैं कि खुदारा हमारे पास जो 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 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के हमारे पास डिपॉज़िट हैं, वो अपने पास 22% के ऊपर आप रख लीजिए। इतना कंपटीशन बढ़ गया है 4-5 बैंक्स के अंदर आपस के अंदर कि वो खुद मिल के स्टेट बैंक के अंदर जो पैसे स्टेट बैंक मांग रहा है उनसे, उसके अंदर जो है वो 25 से 40 बेसिस पॉइंट की कटौती हो गई आपस की कंपटीशन की वजह से। क्यों? कि अगला सिनेरियो या अगले हालात अगर बेहतर होते हैं और चीज़ें सही होती हैं, तो 22% के ऊपर वो 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के लिए अपने पैसे को डिपॉज़िट कर रहा है स्टेट बैंक के पास। इसीलिए तो वो कंज़्यूमर्स को लेंडिंग नहीं कर रहा। पाकिस्तान में होम फाइनेंसिंग नहीं हो रही, ऑटो फाइनेंसिंग नहीं हो रही, पाकिस्तान में फैक्ट्रीज़ नहीं लग रही, पाकिस्तान में कारोबार नहीं लग रहे। जब स्टेट बैंक खुद, जब हुकूमत पाकिस्तान खुद बोरोवर है और इतना सेव एंड साउंड और सिक्योर सिस्टम दिया हुआ है कि आप आएँ, 1 ट्रिलियन रुपीज़ हमारे पास रखवाएँ, हम आपको 1 साल के लिए 22% देंगे। तो बैंक्स ऑटोमेटिकली, अगर मैं भी बैंक का प्रेसिडेंट या बैंक का मालिक हूँ या एक आम आदमी भी बैंक चला रहा है, तो वो टेक्निकली बात है ना कि वो 1,000 जो है वो कार फाइनेंसर्स को ढूँढेगा, वो 10,000 होम फाइनेंसर्स को ढूँढेगा, वो 1,000 फैक्ट्रीज़ के और स्पॉन्सर्स को ढूँढेगा जिनको वो लेंडिंग करेगा और उनसे वो मार्कअप लेगा अगले 20 साल, 10 साल के लिए या 5 साल या 1 साल के लिए, या वो सीधा-सीधा 1 ट्रिलियन रुपीज़ उठाएगा, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को देगा, वहाँ से अपने आप को लॉक करेगा एक एक पेपर के ऊपर, और 22% उसको साल के बाद मिल जाएगा उस पैसे के ऊपर। और वो उस पैसे के ऊपर अगर वो इस्लामिक है, जो कि वो पाकिस्तान में घुमाया हुआ है लोगों को, इस्लामिक है तो उस पे 10% दे देंगे उसको, 22% स्टेट बैंक से लेके। और अगर वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो दूसरी बैंकिंग करता है तो उसके अंदर उसको 20% दे देंगे वो, और बाकी के जो प्रॉफिट है वो अपना रख लेंगे वो।
तो आपको ये बात समझनी होगी कि जब तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद बोरिंग करता रहेगा कमर्शियल बैंक से, तो ये मामला ठीक नहीं होंगे। और कमर्शियल बैंक खुद स्टेट बैंक के पीछे भाग रहे हैं, स्टेट बैंक उनके पीछे नहीं भाग रहा। और ये बड़ा सेफ एंड साउंड तरीक़ेकार है कमर्शियल बैंक के पास अपने पैसे को रखवाने का और सेव करने का। 22% के ऊपर इंटरेस्ट रेट हो, मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेंगी, मुल्क के अंदर दूसरे सेक्टर्स कैसे परफॉर्म करेंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। सूद जो है वो आपको पता है कितना ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह ने भी कुरान पाक में कहा है कि सूद लेने और देने वाले से डायरेक्ट जंग मेरी है। हमारे मुल्क में 22% का इंटरेस्ट रेट है। डिपॉजिट्स की अंदाज़ा है आपको कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ के हमारे पास डिपॉजिटर्स हैं जो स्टेट बैंक के पास और प्राइवेट बैंक्स के पास मौजूद हैं। तो डेफ़िनेटली हमें इन तमाम चीज़ों को देखना होगा। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमें एक लंबी स्ट्रेटजी को बनाना होगा। हमें एक प्रॉपर लाए-अमल चाहिए। 3 महीने की केयरटेकर हुकूमत है, अगला कौन आएगा पता नहीं, फिर हुकूमत चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। मैं एक बात हमेशा से कहता हूँ और आज भी कहता रहूँगा, पाकिस्तान में हुकूमतें आने-जाने से, माशाल्लाह लगने से, जमहूरियत आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में अगर पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी हो जाए और ये श्योर करा दिया जाए, बावर करा दिया जाए कि इस प्राइम मिनिस्टर को अगर निकाल दिया 5 साल के दौरान, या इस प्रेसिडेंट को हटा दिया, या इस सिस्टम को हटा दिया 5 साल में, ये पॉलिसीज़ अगले 10 साल तक इंटैक्ट रहेंगी। आई एम वेरी मच श्योर एंड बिलीव यू मी, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। पाकिस्तान की जीडीपी, पाकिस्तान के हालात इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे 6 महीने में कि आपकी सोच है ये। यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टर्स को वो सहूलत ही नहीं है, उसको ये पता ही नहीं है कि आने वाली हुकूमत पे जनवरी 2024 में इलेक्शन होते हैं। हुकूमत जाके मार्च के अंदर बनती है, वो हुकूमत 24 तक चलेगी, 25 तक चलेगी, 26 तक चलेगी, 27 तक चलेगी। इतनी प्लानिंग फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, इतना पेपर वर्क होता है, पिच की जाती है, इन्वेस्टर्स को अप्रोच की जाती है। आने वाले वक्त में 6 महीने बाद हुकूमत गिरा दी जाती है, ख़त्म कर दी जाती है। आप हुकूमत को गिराते हैं या नहीं गिराते हैं, हम इस बहस में नहीं जाते। वो जिनका मसला है वो अपना मसला खुद बेहतर समझते हैं, उनको क्या बात बुरी लगती है, क्या अच्छी लगती है। आप इन्वेस्टर्स को, आप दुनिया को, आप बिजनेसमैन को, आप आम आदमी को ये बात बावर करा दीजिए कि आने वाले वक्त में हुकूमत कोई भी रहे, ये जो पॉलिसीज़ हम 2024 में बनाने जा रहे हैं, ये 2030 तक या 2035 तक इंटैक्ट रहेंगी। हम इसी तरीके से बिज़नेस को प्रमोट करेंगे, हम इसी स्ट्रक्चर पे हम मूवमेंट करेंगे, इसी स्ट्रक्चर पे हम चलेंगे। आइदर हूएवर द प्राइम मिनिस्टर इज़, या जो पार्टी पावर में होगी वो उससे कतई नज़र। इतनी सिर्फ अगर आप श्योरिटी करा दें, आई एम 100% श्योर बहुत ज़्यादा बेहतरी पाकिस्तान के अंदर आ जाएगी। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में और डिस्कस करेंगे। वीकेंड था तो सोचा कि आपको मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में बात की जाए। कुछ और भी डिस्कस हो गई चीज़ें इस दौरान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए। किसी चीज़ पे अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, फॉर द पेशेंस, एंड हैव अ नाइस वीकेंड। थैंक यू।